So, welcome back, students. So, the topic which we are going to discuss today is universal motor. So, let's see what is this universal motor. So the main important point of universal motor is कि ये वाली मोटर AC as well as DC दोनों पे रन करने के लिए डिज़ाइन की होती है. ये इसका हाईलाइट है, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं. इसको हम AC पे भी चला सकते हैं और DC पे भी चला सकते हैं. और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बेसिकली एक DC सीरीज़ मोटर ही है. ठीक है, DC मोटर आपने पिछले सेमेस्टर के कोर्स में पढ़ा होगा एंड मे बी आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट आफ्टरवर्ड्स. सो बट ये प्री रिक्विजिट है, तो मैं मान के चल रही हूँ ये आपने पढ़ा है डीसी सीरीज़ मोटर. तो डीसी सीरीज़ मोटर को हम एसी पे भी चलाएं तो भी वो वर्क करती है. ठीक है, बट थोड़ी बहुत उसमें डिज़ाइन में मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं ताकि वो एसी पे बेटर रन कर सके. तो इट इज़ बेसिकली डीसी सीरीज़ मोटर को ही हम यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं. एसी और डीसी दोनों पे रन कर सकती है, बट उसमें सर्टेन कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन फीचर्स पे आते हैं. तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले स्टेटर की बात करते हैं. तो अभी तक हम जितनी भी मशीन्स की कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं सेम ही तरह से है. सबसे पहला स्टेटर फ्रेम आता है. तो बाहर का जो फ्रेम है स्टेटर का, आउटर फ्रेम, वो स्टेटर फ्रेम है. उसके क्या क्या उसका यूजेस होते हैं, क्या काम होता है स्टेटर फ्रेम का. फर्स्ट है टू अटैच द मशीन टू द फाउंडेशन. फाउंडेशन को हम अटैच करते हैं स्टेटर फ्रेम की हेल्प से. एंड सेकेंड है टू होल्ड द फील्ड पोल्स. तो अगर आपको डीसी मशीन याद होगी तो डीसी मशीन में हम अपने स्टेटर में फील्ड देते हैं. ठीक है, अभी तक हमने सिंक्रोनस, इस सेमेस्टर में सिंक्रोनस मशीन स्टडी किया. सिंक्रोनस मशीन में हमारा फील्ड रोटेटिंग होता है, बट डीसी में फील्ड आपका स्टेटर पे होता है और हम आर्मेचर आपका रोटेटिंग होता है. क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर में जो करंट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हमें डीसी हमें चाहिए होता है, क्योंकि वैसे तो वो एसी बनते हैं. तो हम डीसी ऑब्टेन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्लिप कम्यूटेटर करते हैं. ओके, कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह एक्ट करता है. तो कम्यूटेटर सिर्फ रोटेटिंग पार्ट में ही लगा सकते हैं हम. अगर हमारा आर्मेचर स्टेशनरी में हम लगाएंगे और वहाँ से करंट हम कलेक्ट करेंगे तो आपको ऑल्टरनेटिंग एसी करंट मिलेगा. बट हमें डीसी मशीन हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमें डीसी चाहिए होता है. तो डीसी को कन्वर्ट हमें करना पड़ता है एसी को, तो वो हम कम्यूटेटर की हेल्प से करते हैं. कम्यूटेटिंग फिर रोटेटिंग पार्ट में हम लगाते हैं. ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने स्टडी किया था स्टार्टिंग में सिंक्रोनस मशीन में कि हम फील्ड को रोटेटिंग भी रख सकते हैं और स्टेशनरी भी रख सकते हैं. और अगर हम मान लो एसी की बात करें, एसी में अगर हमने आर्मेचर को रोटेटिंग बनाया होता तो हमें वहाँ से एसी बाहर लेने के लिए हम क्या लगाते हैं, इधर स्लिप रिंग्स लगाते हैं. ठीक है, स्लिप रिंग्स की हेल्प से हम करंट को बाहर ले सकते हैं. पर वहाँ पे स्लिप रिंग्स हमें इतने एफिशिएंट नहीं होते क्योंकि वहाँ पे लॉसेस हो जाते हैं. इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम आर्मेचर को स्टेशनरी रखें. बट डीसी में तो हमें चाहिए, आपका डीसी करंट है तो डीसी करंट के लिए तो हमें यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर लगाना ही पड़ेगा और कम्यूटेटर रोटेटिंग पार्ट में ही वर्क करेगा. तो आर्मेचर आपका रोटेटिंग होता है और कम्यूटेटर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. देखिए, हाफ स्ट्रिंग्स होती हैं. तो ये डीसी में हम कम्यूटेटर यूज़ करते हैं. अगर मैं कभी वीडियो बनाऊंगी तो देन वी विल डिस्कस इट फॉर श्योर. देन और एसी के केस में अगर हमें आर्मेचर लेना होता है तो इस तरह की रिंग्स होती हैं. ठीक है, जिनको हम स्लिप रिंग्स कहते हैं. ये मैंने पीछे वीडियो में भी डिस्कस किया. तो फिलहाल बस इतना आपने याद रखना है कि डीसी मशीन में हम आर्मेचर को रोटेटिंग बनाते हैं और वहाँ पे कम्यूटेटर का यूज़ किया जाता है. और एसी मशीन में भी हम आर्मेचर को रोटेटिंग बना सकते हैं. और अगर आर्मेचर रोटेटिंग है तो वहाँ पे हमें स्लिप रिंग का यूज़ करना पड़ता है एसी मशीन में. बट वो हमें प्रेफर उसको हम नहीं करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब स्टेटर में हमें अब फील्ड बनाना है. ठीक है, यहाँ पे आपको अब अपना फील्ड बनाना है क्योंकि आर्मेचर हमने रोटेटिंग बनाना है. तो फील्ड को बनाने के लिए हम इस तरह के हमें पोल का स्ट्रक्चर, पोल टाइप के पोल शूज़ होते हैं. ठीक है, मतलब ये भी आपका फेरोमैग्नेटिक मतलब मटेरियल या सिलिकॉन स्टील से बने होते हैं बेसिकली. इस तरह की थिन थिन शीट्स होती हैं, पतली पतली. इनको ज्वाइन करके पोल इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है. तो उसको पोल शू कहते हैं. तो
इस स्टेटर फ्रेम के ऊपर इस तरह के पोल शूज़ को माउंट किया जाता है, जितने भी आपको पोल्स चाहिए, और फिर इन पोल शूज़ के ऊपर हम वाइंडिंग को वाउंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से वाइंडिंग की जाती है इन पोल शूज़ पे, ताकि ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन के फील्ड क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटर फ्रेम आ गया, स्टेटर फ्रेम के ऊपर हमने पोल शूज़ लगा दिए, और पोल शूज़ किस चीज़ के बने हैं, थिन स्टील शीट्स के बने हैं। और थिन शीट्स के क्यों बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका जब आप करंट देंगे ऑल्टरनेटिंग, हम यूनिवर्सल मोटर है तो हम एसी भी दे सकते हैं, डीसी भी दे सकते हैं। आप एसी देंगे तो फ्लक्स चेंज करेगा, तो इसके कोर में भी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अनडिज़ायरेबल हीटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस जो कोर में करंट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम एडी करंट्स कहते हैं, और वो लॉसेस क्रिएट कर सकते हैं हीटिंग। उसको मिनिमाइज करने के लिए हम थिन शीट्स में कट करते हैं। और इन पोल शूज़ के ऊपर वाइंडिंग की जाती है, पोल वाइंडिंग। इट इज़ वाउंडेड ऑन पोल शूज़। सो नाउ रोटर। तो रोटर का जो कोर है, ठीक है, जानते हैं हम रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है, तो इस तरह में ये भी आपका थिन सिलिंड्रिकल टाइप का है और थिन शीट से बना है इस तरह से। और इसमें भी इसके आउटर वाले इस पेरिफेरी पे इस तरह से स्लॉट्स कट होते हैं, ओके, और इनमें वाइंडिंग प्लेस होगी। तो रोटर कोर इज़ मेड अप ऑफ थिन स्टील लैमिनेशंस विद स्लॉट्स ऑन द आउटर पेरिफेरी। किसी भी मशीन में आप सेम स्टेप्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। अब ये जो वाइंडिंग्स हैं, हम जानते हैं कि ये डीसी और एसी दोनों पे चलना है, और डीसी सीरीज़ मोटर की तरह है, तो इसके एंड्स जो होते हैं वो कम्यूटेटर रिंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इनका वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द स्लॉट्स हुज एंड्स आर कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट होगा। और अब हम मोटर की बात कर रहे हैं। अभी जो मैंने अभी आपको कंपैरिजन बताया एसी मशीन और डीसी मशीन में, तो बेसिकली मैंने वो आपको एसी या सिंक्रोनस जनरेटर और डीसी जनरेटर का बताया था। अगर हम यहाँ पे क्योंकि मोटर की बात कर रहे हैं, तो मोटर में हमें खुद सप्लाई देनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर डीसी मोटर की मैं बात करती हूँ, तो डीसी मोटर में क्या करोगे आप, एक तो आपको यहाँ पे इधर आपका रोटेटिंग पार्ट जो है वो आर्मेचर होगा, और जो स्टेशनरी है वहाँ पे पोल फील्ड होगा। तो फील्ड हम डीसी देते हैं, और आर्मेचर में भी हमें खुद से डीसी देना पड़ता है विद, और कम्यूटेटर रिंग्स होते हैं। तो दोनों की इंटरेक्शन की वजह से आपको टॉर्क मिल जाता है एक डायरेक्शन में। कम्यूटेटर रिंग अगर हम नहीं लगाएंगे, सिंपल डीसी दे देंगे, तो उसकी टॉर्क उसको एक डायरेक्शन में नहीं मिलता। ये अगर कभी मैंने वीडियो बनाया डीसी मशीन पे तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो और अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें, तो सिंक्रोनस मोटर में हम यहाँ बाहर आपका एसी रहता है, एसी सप्लाई, सिंक्रोनस मोटर या एसी मोटर। तो एसी सप्लाई हम देते हैं बाहर, और यहाँ पे जो फील्ड बनाते हैं हम सिंक्रोनस मोटर में, वहाँ पे हम कोई कम्यूटेटर का यूज़ नहीं करते हैं, बट स्लिप रिंग्स की हेल्प से हम डीसी देते हैं, ठीक है। पर डीसी मोटर में हम क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटर की हेल्प से हम डीसी देते हैं। सिंक्रोनस मोटर में भी एक्साइटेशन डीसी ही रहती है, पर बाहर हम एसी देते हैं। पर डीसी जो मोटर है वहाँ पे आपका डीसी ही हम फील्ड को देंगे, जो कि स्टेशनरी होगा, और जो आर्मेचर है वहाँ पे हम कम्यूटेटर के थ्रू उसको हम डीसी सप्लाई देते हैं। जनरेटर में तो हमें यहाँ से डीसी आउटपुट मिलती है, और यहाँ पे हमें डीसी जनरेटर में आपको इस आर्मेचर से डीसी आउटपुट ऑब्टेन होती है, और डीसी मोटर में हमें खुद इसको आउटपुट देनी पड़ती है, और फिर वो रोटेट करता है। और डीसी जनरेटर में हमें खुद रोटेट करवाना पड़ता है, और आपको आउटपुट कम्यूटेटर के थ्रू डीसी आउटपुट मिलती है। तो अभी हम डीसी मोटर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कम्यूटेटर के थ्रू खुद डीसी आउटपुट इसको इनपुट देनी पड़ेगी आर्मेचर को, और बाहर तो हम डीसी देते ही हैं फील्ड बनाने के लिए, या तो आप इसको परमानेंट मैग्नेट बना लो, पर अभी हम डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बनाते हैं। सो अब ये जो सप्लाई इसको हम कम्यूटेटर को देंगे, क्योंकि कम्यूटेटर तो फिक्स होगा इसके साथ। तो यहाँ पे ब्रशेज़ होते हैं कार्बन के, ठीक है, जैसे स्लिप रिंग को हम देते हैं ब्रशेज़ के थ्रू, जो इस
के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये तो रोटेट करेगा, कम्यूटेटर भी साथ में रोटेट करता है, पर ब्रशेज़ इसको हमेशा टच करके रहते हैं। तो सप्लाई इज़ फेड विद द हेल्प ऑफ ब्रशेज़ रेस्टिंग ऑन द कम्यूटेटर। सो सबसे पहले हम इस फिगर पे कंसंट्रेट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, डीसी सीरीज़ मोटर की तरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर हम चाहे एसी दें या डीसी दें, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिवर्सल मोटर है। तो डीसी सीरीज़ मोटर की तरह मतलब बाहर हमारा देखिए हमने फील्ड वाइंडिंग वाउंड की है, और सीरीज़ मोटर में क्या होता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके सीरीज़ में ही फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होती है। तो इस तरह से डीसी सीरीज़ मोटर होगा आपका। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका आर्मेचर है, और इसके सीरीज़ में ही हमने ये फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट की है। तो यहाँ से आप इसका डायग्राम ट्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे सीरीज़ में इसके साथ कनेक्टेड होके आपको ये वाइंडिंग मिलेगी। तो सेम करंट फ्लो करता है, जो फील्ड में करेगा वही आपका आर्मेचर में फ्लो कर रहा है, क्योंकि दोनों ही सीरीज़ में है। अब हम इसका थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं, इसका वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले सपोज़ यहाँ पे मैंने क्रॉस और डॉट नोटेशन में इसको बना लिया है, इसी डायग्राम को, ताकि हम इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहले जब यहाँ पे सपोज़ करंट की डायरेक्शन ये है, ऊपर क्रॉस है, इधर डॉट है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आप राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं कि फिंगर्स यहाँ पे आपका यहाँ पे मैंने गलत मार्क कर दिया था पहले। तो देखिए इधर आपका आउट ऑफ द प्लेन आएगा ये, और इधर इनसाइड। तो इस तरफ थंब की डायरेक्शन आ रही है, तो इस तरफ मतलब आपका ये साउथ बनेगा। और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे यहाँ से इस तरह से आएगा, तो ये वाला पोर्शन आपका नॉर्थ बनेगा। अब यहाँ पे करंट्स की डायरेक्शन भी हम मार्क कर लेते हैं। तो कोई कुछ भी आप मार्क कर लीजिए इनिशियली। सपोज़ इधर इस तरह से मैंने इस साइड क्रॉस कर दिया और इस साइड डॉट। तो आप यहाँ पे देखिए अब किस साइड नॉर्थ बनेगा और किस साइड साउथ। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो निचले वाला जो पोर्शन है ये आपका, ये वाली साइड नॉर्थ बन रही है और ये वाली साइड साउथ बन रही है। तो ये इस टाइम सिनेरियो है। तो अभी ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, आप देख सकते हैं ये कि साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा, और साउथ और नॉर्थ ये अट्रैक्ट करेगा। ये इसको धक्का देगा इस साइड को, और ये इसको, तो ये इस डायरेक्शन में आपकी रोटेशन हो जाएगी। ठीक है। अब क्या है कि ये तो डीसी मोटर है। अब अगर हम इसको ही एसी पे चलाएं तो क्या होगा, तो एसी में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो अब सपोज़ मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करके देखती हूँ, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब यहाँ पे आपका डॉट आ चुका है जहाँ पे मैंने क्रॉस बनाया था। तो आप इनिशियली कुछ भी बना लेना, और सेकेंड डायग्राम में उसका जस्ट ऑपोजिट बनाना है हमने। तो जहाँ पे क्रॉस था उधर डॉट कर दिया मैंने। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा आपका। यहाँ पे भी जहाँ पे क्रॉस है उधर अब डॉट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, यही इसका मेन पॉइंट है कि जब इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आर्मेचर में भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि आर्मेचर आपके फील्ड और आर्मेचर दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो दोनों में साइमल्टेनियसली डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इस तरह से आएगा ये आउट ऑफ द प्लेन। तो इधर आपका अब नॉर्थ बनेगा और इधर हमारा साउथ बनेगा, और यहाँ पे भी आपकी डायरेक्शन अब इस तरह से हो जाएगी। तो ऊपर आपका अब नॉर्थ बनेगा और नीचे साउथ बनेगा। तो अब ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये रोटेटिंग पार्ट है, ये इस साइड को आएगा, और वैसे भी नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये रिपेल करेंगे। तो डायरेक्शन सेम रही। ठीक है, पहले भी यही डायरेक्शन थी, अब भी यही डायरेक्शन थी। तो चाहे हम एसी दे रहे हैं चाहे हम डीसी दे रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम रह रही है। इसी वजह से ये जो है मोटर दोनों एसी और डीसी में ऑपरेट करता है। नाउ ये चीज़ डीसी शंट मोटर में पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचें कि डीसी शंट मोटर से हम इस तरह से इसको रन करवाएं,
तो क्योंकि डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में होती है, ठीक है, तो उस वजह से अब जो करंट आर्मेचर में है और जो फील्ड में है वो करंट जो है हम खुद करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सीरीज़ में हम खुद करंट बाहर से देखिए दे रहे हैं, तो दोनों में सीरीज़ में होने की वजह से सेम करंट फ्लो कर रहा है। पर यहाँ पे अगर डीसी शंट मोटर में हम देंगे तो करंट दोनों में डिवाइड होगा, डिफरेंट करंट होगा, इसमें कुछ और होगा और इसमें कुछ और होगा, दोनों में फेज डिफरेंस भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि जब एक की डायरेक्शन चेंज हो तो दूसरे में उसी टाइम पे चेंज हो जाए, कुछ लैग आ सकता है क्योंकि दोनों की वाइंडिंग की इंडक्टेंसेज अलग होंगी। तो यहाँ पे तो सेम ही करंट है क्योंकि सीरीज़ में है, तो इस वजह से शंट मोटर अगर हम एसी पे चलाएं तो आपको इतना, अगर वो कभी चल भी पड़ी, ठीक है, तो इतने स्मूथली ऑपरेशन नहीं करेगी और बंद हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। पर डीसी में दोनों में साइमल्टेनियसली ही करंट जाएगा कि सेम ही करंट है। तो दैट्स वाई दिस डीसी सीरीज मोटर इज कैन बी यूज ऑन एसी सप्लाई एज वेल। बट डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या चेंज होने हैं वो देखते हैं हम, क्योंकि जब हम यहाँ पे एसी देंगे, ठीक है, पहले अगर हम सिर्फ सिंपल डीसी मोटर की बात करें तो जब हम डीसी दे रहे थे तो यहाँ पे तो फिक्स सप्लाई रह रही थी, ठीक है, तो चेंज नहीं हो रहा था वो। तो चेंज ना होने के कारण जो आपका स्टेशनरी पार्ट है स्टेटर, उसमें उसके कोर में एडी करंट इंड्यूस नहीं हो रहे थे क्योंकि ऑल्टरनेटिंग नहीं था करंट, ठीक है, फिक्स करंट था। तो उसके कोर को हमें लैमिनेटेड शीट्स का बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ पे डीसी करंट था। बट अगर आप एसी करंट हम देते हैं तो एसी करंट तो चेंजिंग होता है, तो उस वजह से जब चेंज होगा करंट इस कोर के थ्रू भी, तो उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल जो स्टील का है उसमें ही करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे अपने ही म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, तो हीटिंग कर सकता है नेसेसरीली। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम यूनिवर्सल मोटर में जो आपका ये जो स्टेशनरी पार्ट है स्टेटर को भी हम लैमिनेटेड कोर से बनाएं, ठीक है। तो वैसे तो सिर्फ रोटर को लैमिनेटेड कोर से बनाया जाता था क्योंकि वो रोटेट करता था और उसमें फ्लक्स चेंज करती थी, बट यूनिवर्सल मोटर में आपको स्टेटर को भी लैमिनेटेड कोर से बनाना पड़ेगा। और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पे अब लीकेज रिएक्टेंस वाला एक्सेल ज़्यादा होता है और कम्यूटेशन की भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है यहाँ पे ड्रॉप। तो वो देखते हैं हम क्या क्या डिज़ाइन मॉडिफिकेशन। सो यू कैन नोट डाउन द थ्योरी दैट इन अ डीसी सीरीज मोटर द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. So when a DC series motor is connected across an AC supply, the polarities of both the armature and field changes. ठीक है, दोनों की चेंज होंगी, तो इस वजह से the direction of torque developed and the direction of rotation remains unaltered. उसमें कोई चेंज नहीं होता क्योंकि दोनों फील्ड और आर्मेचर में डायरेक्शन चेंज हो चुकी है. नाउ लास्ट सेंटेंस आप पढ़िए कि एक्चुअल प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं अगर सिंपल डीसी सीरीज मोटर को हम एसी पे वर्क करा देते हैं, तो कुछ हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस करते हैं हम. नाउ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, तो फर्स्ट है कि इंक्रीज इन हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस, क्योंकि अब ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से एडी करंट्स हमने देखा जो स्टेटर में प्रोड्यूस हो जाएंगे और रोटर में प्रोड्यूस होंगे क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है करंट, तो उस वजह से एडी करंट ज़्यादा होंगे, तो उस वजह से हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस बढ़ जाते हैं. हिस्टेरिसिस लॉस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन आपका जो लूप बनेगा वो भी ज़्यादा होगा क्योंकि धीरे धीरे अल्टरनेटिंग करंट इंक्रीज करता है. मैग्नेटाइजेशन पहले एक डायरेक्शन में होती है, दूसरी डायरेक्शन में होती है, थोड़ी बहुत रिटेंटिविटी बच जाती है, तो उस वजह से जो लॉसेस होते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं. और एडी करंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वजह से एफिशिएंसी थोड़ी पुअर हो जाती है अगर हम सिंपल डीसी मोटर को एसी पे चलाएं. दूसरा है पावर फैक्टर भी पुअर हो जाता है क्योंकि अब इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है. इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें पता है ऑल्टरनेटिंग करंट में ही रोल में आती है. एक्सएल 2πfl के इक्वल होता है और इसी से उसी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है ये जो हमारा जिस वजह से वोल्टेज इंड्यूस होती है, ठीक है, उसको ही हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से जो वाइंडिंग में ही आपकी वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है अपनी वजह से अपने साथ लिंक करके, ठीक है, क्योंकि अब
ये जो पोल शू है सपोज, इसमें वाइंडिंग बाउंड की है, अगर आप एसी देंगे तो एक तो जो पोल कोर है इसमें जो करंट्स होंगे वो एडी करंट होते हैं, और जो अपनी वाइंडिंग है, अपनी वाइंडिंग में भी कुछ वोल्टेज जो चेंज होके खुद में ही जो ड्रॉप हो जाता है। अपने वोल्टेज जब चेंज हो रही है इस वाइंडिंग के थ्रू, वोल्टेज इस करंट चेंज हो रहा है, तो अपनी जो फ्लक्स चेंज हो रही है खुद के साथ ही जब लिंक कर रही है वो, तो उस खुद में भी ड्रॉप हो जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस ड्रॉप भी कहते हैं। तो उस वजह से अब पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंडक्टिव कंपोनेंट की वजह से पावर फैक्टर पुअर हो जाता है। और मोर स्पार्किंग एट द ब्रशेज, अब यहाँ पे भी जो ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से वोल्टेज वहाँ पे इंड्यूस हो जाती है ब्रशेज में, और वहाँ पे कम्यूटेटर जो कॉइल है वहाँ वाइंडिंग्स में वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, तो उस वजह से ब्रशेज में भी स्पार्किंग होती है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। नाउ डिज़ाइन कंसिडरेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। तो स्टेटर फ्रेम और पोल्स को कम्प्लीटली लैमिनेटेड शीट्स के बनाया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें एडी करंट लॉसेस मिनिमाइज किए जा सकें। रोटर तो ऑलरेडी लैमिनेटेड थिन शीट्स का बना होता है, ठीक है, क्योंकि वो रोटेट करता है, तो उसमें तो उसके कोर में एडी करंट्स वैसे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। पर डीसी सिंपल जो डीसी मोटर होता है उसमें स्टेटर को लैमिनेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वो उसमें डीसी हम पास कराते हैं। पर एसी, क्योंकि अगर यूनिवर्सल मोटर है तो दोनों को लैमिनेट करवाया जाएगा। और सेकंड है टू मिनिमाइज आयरन लॉसेस। आयरन लॉस मतलब एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो आपने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा होगा कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इनके फॉर्मूले में फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। तो फ्लक्स डेंसिटी होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। तो अगर हमें इन लॉसेस को कम करना है तो आपको बी को कम करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी को कम करने के लिए एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टू मिनिमाइज आयरन लॉसेस फ्लक्स डेंसिटी इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द एरिया, क्योंकि बी इज इक्वल टू 5 अपॉन ए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो एरिया को अगर हम इंक्रीज कर दें पोल्स के, तो उससे उसमें जो आयरन लॉसेस हो रहे हैं उसको मिनिमाइज करवाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है कि अगर हम आर्मेचर कॉइल्स में लेस नंबर ऑफ कॉइल्स यूज़ करें, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे आर्मेचर है, आर्मेचर को हम खुद डीसी प्रोवाइड कर रहे हैं और बाहर दोनों सीरीज़ में है, सॉरी ये तो और हम बाहर या एसी देते हैं या डीसी देते हैं, डजेंट मैटर। तो पर अगर हम एसी दे रहे हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से यहाँ पे भी वोल्टेज इंड्यूस हो सकती है दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, बट वो अनडिज़ायरेबल है। तो अगर हम यहाँ पे लेस नंबर ऑफ कॉइल्स यूज़ करें, ताकि जो इसमें इंडक्शन की वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से, उसको मिनिमाइज करवाया जा सके, तो डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल सो दैट वोल्टेज इंड्यूस्ड ड्यू टू एसी इज मिनिमाइज्ड। एंड लास्ट पॉइंट इज कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स। कम्यूटेशन की प्रॉब्लम्स हमने देखा था कि हो जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से ज़्यादा वोल्टेजेस इंड्यूस होती हैं, तो कॉम्पनसेटिव वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। तो इसका तो हम वर्किंग नहीं डिस्कस करें, बट जस्ट ये पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। So these are the certain applications. They are used in many domestic appliances like portable drills, food mixers, hair dryers, sewing machines, vacuum cleaners, which need to be operated on both AC as well as DC. Now its main feature is that it has high starting torque and high speed, same as a DC series motor. इसमें बहुत high starting torque और speed obtain की जा सकती है। सो एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अगर सेम मोटर को, यूनिवर्सल मोटर को डीसी पे चलाया जाए और फिर एसी पे चलाया जाए, तो एसी में थोड़ी उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, कि एसी में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे, एडी करंट ड्रॉप्स और रिएक्टेंस ड्रॉप्स जो वाइंडिंग के में अपने थ्रू चेंज होने के कारण वोल्टेज इंड्यूस होगी, उसके कारण जो ड्रॉप होंगे उनको रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप्स कहा जाता है। तो उस कारण थोड़ी सी स्पीड उसकी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ वोल्टेज वहाँ पे भी आपकी कंज्यूम होगी। So thank you students, hope you have understood today's lecture, and that's it.